वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से 1950। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। और ये जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आगे के एग्जाम की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे सर्च सेक्शन में आपको जाना है और अपना पेपर कोड जो भी आपको गैस पेपर चाहिए वो सर्च करने हैं और इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ से सिंपली ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी कितने जो आर्थिक प्रभाव भारत के औपनिवेशिक शासन पे पड़े उसके बारे में हमें बताना है। जब भी आप अपना आंसर शुरू करेंगे हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे, उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे जिसमें आप चीजों को डिटेल और बहुत खोल कर लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन या निष्कर्ष जो भी आपने समझा है उसके हिसाब से। ठीक है, उत्तर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रस्तावना से शुरू करेंगे। भारत में अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन लगभग 200 वर्ष तक रहा। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत का उपयोग मुख्य रूप से लाभ के लिए किया था। यानी भारत में अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक शासन है वो 200 वर्ष तक रहा था और अंग्रेजों ने अपने आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था के उपयोग के लिए लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उनका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था बल्कि यहाँ के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था। इसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई और गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन बढ़ता गया। यानी हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उनका मुख्यतः जो उद्देश्य था वो अपना लाभ करना था, अपने हित के लिए कार्य करना था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, ना कि भारतीय लोगों के लिए, भारतीय जनता के लिए कार्य करना। इससे गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन बढ़ गया। धन का निष्कासन। अंग्रेज भारत के से कच्चा माल सस्ते दामों पर ले जाते थे और तैयार माल महंगे दामों पर भारत में बेचते थे। यानी कच्चा माल तो वो महंगे सस्ते में ले जाते थे और जो तैयार माल है उसके दामों को दुगना तिगुना या चौगुना करके बेचते थे, यानी महंगा करके बेचते थे। भारत की कमाई का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजा जाता था। यानी बहुत बड़ा हिस्सा हमें इंग्लैंड से देखने को मिलता है कि वहां जाता था। इसे धन का निष्कासन कहा जाता है। इससे भारत की आर्थिक शक्ति लगातार कमजोर होती गई। जिससे अब आप ही देखो कि अगर आपके पास से 5 रुपए लेके गए, आपके पास से 10 रुपए लेके गए और 5 रुपए दिए तो आपके पास 5 का नुकसान, फिर आपसे 5 लेके गए 2 रुपए दिए, तो इस तरीके से आपका कितना लॉस हो रहा है पैसे का। वैसे ही वहां से आप कच्चा माल तो सस्ते में ले जा रहे हो लेकिन महंगा बेच रहे हो हमसे, यानी हमें पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है अपने ही सामान के लिए। तो उससे क्या हो रहा था, हमारा जो पैसा है वो बाहरी देशों में जा रहा था जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। कृषि पर प्रभाव। अंग्रेजों ने किसानों पर अधिक भूमि कर लगाया। किसानों को नील, कपास, अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। इससे खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और कई बार भयंकर अकाल पड़े। किसान कर्ज में डूब गए और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसमें कई उदाहरण हमें किसानों की आत्महत्या के भी मिलते हैं। यानी कृषि व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने अपने अधीन कर ली थी, उस पर कर लगा देते थे। नील या कपास और अफीम की खेती की जाती थी। नील, कपास और अफीम की खेती ऐसी होती है कि उससे आपकी जमीन बिल्कुल खराब हो जाती है, उसके बाद आप उस पर खेती नहीं कर पाते हो। तो उससे क्या होता था, किसानों को भारी नुकसान होता था, अकाल पड़ जाता था, बहुत भुखमरी फैलने को स्थिति हो गई थी। बिल्कुल कर्ज में किसान डूब गए थे। अगला पॉइंट है कुटीर उद्योग का पतन। औपनिवेशिक शासन से पहले भारत वस्त्र, हस्तशिल्प और धातु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यानी औपनिवेशिक शासन में उद्योगों की स्थापना से पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों में भारत विकसित था, जैसे वस्त्र, हस्तशिल्प और उद्योग, धातु उद्योग। अंग्रेजों ने भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। यानी जो भारत के अपने खुद के उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया। इंग्लैंड से बनी मशीनों से सस्ता सामान भारत बेचने जाने लगा। इससे भारतीय कारखाने, कारीगरों और बुनकरों का रोजगार छिन गया। यानी अब जो मशीनों से चीजें बन के आ रही थी उससे जो हाथ से निर्मित चीजें थी, लोग अपने हाथ से चीजें बनाकर बेचते थे, उनका काम कम हो गया, छिन गया। उद्योग का सीमित विकास।
अंग्रेजों ने कुछ उद्योग जैसे जूट, चाय, रेल से जुड़े उद्योग विकसित किए, लेकिन उनका उद्देश्य भारतीय विकास नहीं था, बल्कि अपने व्यापार को बढ़ावा देना था। यानी वो रेलवे का विकास भी अपने फायदे के लिए, जूट हो गया, चाय हो गया, इन उद्योगों का विकास वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। भारी उद्योग और औद्योगिक तकनीक का पर्याप्त विकास नहीं किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन। भारत को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। यानी भारत को एक ऐसी व्यवस्था बना दिया गया, एक ऐसी जगह बना दिया गया जहां से कच्चा माल लिया जाने लगा और तैयार माल बेचा जाने लगा, एक ऐसे बाजार के रूप में उसे विकसित किया। इससे भारत का पारंपरिक व्यापार कमजोर हो गया। यानी भारत जो अपना पारंपरिक व्यापार चलाता था वो कमजोर हो गया। विदेशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई, स्वदेशी उद्योगों को नुकसान हुआ। यानी स्वदेशी चीजें की जो बिक्री है वो निरंतर कम होती गई। रेलवे और संचार का विकास। अंग्रेजों ने रेलवे, डाक, तार, बंदरगाहों का विकास किया। यानी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत सारे बंदरगाहों का, बहुत सारे डाक, तार का विकास किया भारत में। हालांकि यह योगदान अंग्रेजों का है, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत की भलाई के लिए नहीं सोचा था। ये उन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के आर्थिक लाभ के लिए से बनाया था। इससे परिवहन और संचार की सुविधा बढ़ गई, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य सेना की आवाजाही और व्यापार को आसान बनाना था। जैसा मैंने बताया कि कभी भी उनका उद्देश्य भारतीय के लिए अच्छा करना नहीं था, उनके लिए लाभ करना नहीं था। उनका खुद का अपनी आवाजाही, अपना व्यापार सही करने के लिए वो रेलवे, परिवहन, संचार की सुविधाएं भारत में उपलब्ध करा रहे थे। फिर भी आगे चलकर इन सुविधाओं ने भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास में कुछ लाभ भी मिला। यानी हालांकि हम देखते हैं कि रेलवे, डाक, बंदरगाह और भी कई सारे सुविधाएं जो है अंग्रेजों के जरिए भारत आई, जिसने हमारी आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद की है। गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। कृषि संकट, उद्योगों के पतन और धन के निष्कासन के कारण देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई। यानी कृषि संकट आ गए, निष्कासन आ गए, बहुत मतलब धन खत्म होने लगा था, मतलब अपने घर से धन बाहर जा रहा था, उद्योगों का पतन हो रहा था। इससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। लोगों का जीवन स्तर गिर गया और आर्थिक असमानताएं बढ़ गई। यानी आर्थिक असमानताओं का विकास यहाँ होता गया। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन का भारत की अर्थव्यवस्था पर अधिकांश प्रभाव नकारात्मक रहा। यानी इसका प्रभाव जो है हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक ही रहा। इसके कुछ कम ही पॉजिटिव इफेक्ट्स यानी सकारात्मक प्रभाव होंगे। जैसे मैंने बताया कि संचार और रेलवे में मदद की। हालांकि वो उनका खुद का उद्देश्य था, अपने खुद के लाभ के लिए वो कर रहे थे, लेकिन उसका प्रभाव जो है आने वाले भविष्य पर भी पड़ रहा था। अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम का उपयोग अपने हितों के लिए किया। इससे कृषि, उद्योग, व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा तथा भारत लंबे समय तक आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा। हालांकि रेलवे, डाक, संचार जैसी कुछ सुविधाओं का विकास हुआ। यानी हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो है अपने फायदे के लिए कृषि, उद्योग, व्यापार को मतलब नुकसान पहुंचाया। लंबे समय तक भारत अपनी आर्थिक स्थिति से नहीं उभर पाया, बहुत पिछड़ा रह गया। बहुत हम कहते हैं कि जब आज़ाद हुआ था भारत बिल्कुल इस स्थिति में था, बिल्कुल बिखरा हुआ था। उसको जोड़ना और एक स्थिर और आर्थिक स्थिति, उसकी राजनीतिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति को जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती था। ठीक है, हालांकि रेलवे और जो डाक और संचार थे, उनकी सुविधाओं ने इस विकास में मदद की है, लेकिन उनका उद्देश्य अंग्रेजों की हितों की पूर्ति करना था, ना कि भारतीयों की। इसलिए कहा जाता है कि औपनिवेशिक शासन भारत की आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और स्वतंत्रता के समय भारत को कमजोर आर्थिक स्थिति की विरासत मिली। हम देखते हैं कि भारत को जो विरासत में मिला अंग्रेजों से वो थी आर्थिक कमजोरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको वीडियो ऐसे स्लो लगे तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में अपनाए गए मुख्य मुद्दे और तरीके क्या थे। यानी असहयोग आंदोलन में क्या क्या मुद्दे उठाए गए, क्या क्या उनके तरीके थे, उनके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत वर्ष 1920 में महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में हुई थी। यानी 1920 में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, यह सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना था, शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज या स्वशासन प्राप्त करना था। यानी अपने सत्ता यानी आज़ादी वो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश से छीनना चाहते थे, लेना चाहते थे, और किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सहयोग वो नहीं चाहते थे। इस आंदोलन में देश के लाखों लोगों ने भारी मात्रा में समर्थन किया और पूरे भारत में ये फैलता गया और बहुत ज़्यादा प्रचार इसका हुआ।
असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे, यानी वह क्या मुद्दे थे जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन उठा। स्वराज की मांग, यानी स्वराज यहाँ पर है आजादी, स्वतंत्रता, अपने खुद का स्वराज, यानी अपने खुद का राज्य जो हम अपने जिस पर हमारा अधिकार बिल्कुल छिन चुका था। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना था। गांधी जी का मानना था कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश शासन कमजोर हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन में बहुत सारे भारतीय भी शामिल थे। उनका मानना था कि अगर भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर देंगे, अपने बारे में सोचेंगे, यानी अपने देश के बारे में सोचेंगे, तो वो ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश को झंझोर के रख दिया। यानी ऐसी स्थिति बन गई थी जहां पर पूरे देश में एक अलग ही तरीके की भावना, बदले की भावना कहीं, आक्रोश की भावना, या दबी हुई वो शोषण की भावना जो वो इतने लंबे समय से सह रहे थे, वो एकदम से उभर कर आई। इस घटना के बाद लोगों ने अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश फैला दिया। असहयोग आंदोलन इसी अन्याय के विरोध का भी प्रतीक था। यानी हम कहते हैं ना कि अगर स्प्रिंग को जितना तेज दबाएंगे वह उतनी तेज उछलेगी। ऐसे ही जिन लोगों को अब निरंतर शोषण करके दबाए जा रहे थे, उनके अंदर आक्रोश, उनके अंदर गुस्सा तो भरा हुआ था, लेकिन इन कुछ कारणों की वजह से, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, स्वराज की मांग हो गया, इन कारणों की वजह से वो उनके अंदर वो जिज्ञासा उठी, वो भावना उठी और उन्होंने इसमें भारी समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया ताकि हिंदू मुस्लिम समुदाय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करें। इससे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिला। यानी हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है, आंदोलन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोगों ने मिलकर किया ताकि अंग्रेजों से उन्हें आज़ादी मिल सके, अंग्रेजों को खिलाफ वो लड़ सके। इससे राष्ट्रीय पूरे देश में एकता की भावना विकसित होती है। विदेशी शासन का विरोध, इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नीतियां, अन्यायपूर्ण कानून और आर्थिक शोषण का विरोध था। यानी विदेश शासन की जो विरोध करना था, वो उनका प्रमुख नीति थी अन्यायपूर्ण शासन से जनता की रक्षा करना, उनका विरोध करना। असहयोग आंदोलन में अपनाए गए तरीके, यानी वे क्या क्या तरीके थे जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन इतना विकसित रहा, इतना प्रभावी रहा। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, छात्राओं ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की, वकीलों ने सरकारी अदालतों में काम करना बंद कर दिया, लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। यानी जितने भी सरकारी कार्यालय थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, सब में जाना बंद कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। फिर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, लोगों ने विदेशी कपड़ा, यानी गांधी जी ने स्वदेशी कपड़ा, खादी का प्रचार किया था कि खादी हमें अपनाना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, हमें अपनी खुद की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर हम निर्भर कम रहेंगे, ज़्यादा पैसा बाहर कम जाएगा। इससे तो क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तु था उनका बहिष्कार किया, लोगों ने विदेशी कपड़ा, अन्य सामानों का उपयोग बंद कर दिया। कई स्थानों पर विदेशी कपड़ा का सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई, यानी बहुत सारे कपड़ों को इकट्ठा करके उन्हें होलिका की तरह जलाया गया। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया। यानी भारतीय उद्योगों को विकसित करने के लिए विदेशी वस्तुओं को तो बंद कर दिया, हटा दिया, जला दिया, फेंक दिया, और उनकी जगह स्वदेशी यानी खादी, चरखा चलाने या खादी पहनने पर जोर दिया गया। यानी अपनी खुद की देश में विकसित चीजों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। सरकारी उपाधियों और सम्मान का त्याग, कई लोगों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए सम्मान, पदक और उपाधियां लौटा दी। इससे अंग्रेजी शासन के प्रति असहमति प्रकट हुई। यानी बहुत सारे लोगों जिन्होंने अंग्रेजों ने जिसे उपाधि दी थी, सम्मान देते, वो उन्होंने वापस कर दिया, जिससे उनके देश के प्रति जो प्रेम है वो छलक कर आया और अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया। शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन, यानी बिल्कुल शांति से, बिल्कुल बिना हिंसा के आंदोलन के जरिए, सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों की मांग करना, ये गांधी जी का रास्ता था। वो कभी भी हिंसा के जरिए आंदोलन नहीं करना चाहते थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का आंदोलन का आधार बनाया, यानी सत्य और अहिंसा को ही आधार बनाया। लोगों की से अपील की कि बिना हिंसा के अंग्रेजों का विरोध वो करें। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग इनके विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा नहीं है, वो हमें आराम से नहीं देंगे हमारे अधिकार, हम उनसे छीन लेंगे। ऐसा वो बहुत लोगों का, जैसे गर्मपंथी थे, उनका मानना था। जो ब्रिटिश क्या बोलते हैं, कांग्रेस में विभाजित हुए थे, नरम दल, गरम दल। तो उसमें जो गरम दल वाले थे वो ये सोचते थे कि जो गांधी जी के विचार से वो सहमत नहीं थे कि इतनी शांति से हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। लेकिन गांधी जी ने अपने सारे आंदोलन, संघर्ष, सब कुछ शांति के मार्ग पर अहिंसा के साथ किया। जन जागरण और सभाएं,
देश भर में सभाएं, रैलियां, भाषण, प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि अधिक से अधिक लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा जा सके, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सके। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक चरण रहा। इसमें पहली बार किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, महिलाओं, व्यापारी सहित समाज के सभी वर्गों का एक मंच पर लाया, यानी सभी वर्गों ने मिलकर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, व्यापारी हो, सब ने एक साथ मिलकर एक ही जगह पर जो आंदोलन है उसका समर्थन किया। 1922 में चोरी चेरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फिर भी यह आंदोलन ने भारतीय जनता की राष्ट्रीय चेतना, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। ये आंदोलन आगे चल के भारतीय आज़ादी की मजबूत नींव साबित हुआ। यानी बहुत सारे आंदोलन जो हम देखते हैं भारतीय आज़ादी के लिए हुए थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन को भी हम हमेशा याद रखते हैं, जिसमें भारी मात्रा में लोगों ने समर्थन किया था। और ये 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद ये गांधी जी ने बंद कर दिया इस आंदोलन को। ठीक है, फिर भी लोगों के अंदर जो है आज़ादी की भावना जागृत हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के सामने जो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ उसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की कृषि व्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। पहले किसान मुख्य रूप से अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए खेती करते थे। यानी अंग्रेजों के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन कृषि क्षेत्र में देखने को मिले हैं। पहले सिर्फ किसान अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की पूर्ति के लिए खेती किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कृषि को एक व्यापार और लाभ कमाने का साधन बना दिया। इसे कृषि का व्यवसायीकरण कहा गया, यानी कृषि को एक व्यवसाय का साधन बना दिया गया। इस व्यवस्था में किसानों को खाद्यान्न के बजाय कपास, मतलब खाने की चीजों के बजाय कपास, नील, जूट, चाय, कॉफी और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित और मजबूर किया जाने लगा। हालांकि बहुत सारे किसानों ने इनका विरोध भी किया, क्योंकि इससे जो है उनकी खेती, क्योंकि आप कोई खाद्यान्न उगाते हैं जो गर्मियों में उगाते हैं, सर्दियों में उसकी कटाई हो जाती है, फिर दोबारा उगा पाते हैं, लेकिन आप जो अफीम या नील की खेती करते हैं तो उसके बाद वो जगह खराब हो जाती है। उसके बाद वो लंबे समय तक आप वहाँ कृषि नहीं कर पाते हैं, उसकी जो उर्वरता होती है वो खराब हो जाती है। कृषि के व्यवसायीकरण के मुख्य प्रभाव, नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। यानी मुख्य प्रभाव क्या रहे? सबसे पहले वो फसलें जिन पर अंग्रेज जोर दे रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के से कपास, नील, जूट, गन्ना, चाय और अफीम जैसी फसलों को अधिक मात्रा में उगवाई के लिए प्रेरित किया। इन फसलों का निर्यात इंग्लैंड और अन्य देशों में किया जाता था, जिससे अंग्रेजों को अधिक लाभ मिलता था। यानी कच्चा माल तो वो यहाँ से बटोरते थे और महंगे में उसे बाहर बेचते थे, और फिर वो महंगे में बाहर तो बेच ही रहे हैं, साथ में वो भारत में भी बेच रहे हैं और महंगा करके। मतलब देखो कितना हो रहा है। खाद्यान्न उत्पादन में कमी। जब किसान नगदी फसलें उगाने लगे तब गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा जैसी खाद्यान्न फसलें कम हो गई। यानी अब लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर नगदी फसल उगाने लगे थे। नगदी फसल तो जो खाद्यान्न फसलें थी जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, जो भारतीय लोग में सबसे लोकप्रिय था, वो कम हो गया। इससे देश में भोजन की कमी होने लगी। कई क्षेत्रों में अकाल की स्थिति भी देखने को मिली। यानी अब जब गेहूं, जो चावल जो है, अब अफीम तो कोई नहीं खाएगा ना हर टाइम, या फिर कॉफ़ी ही नहीं पिएगा। गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब होता है अन्न जो हम डेली रूटीन में अपने लेते हैं। यही खत्म हो गया तो लोगों को भूखमरी का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसानों की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गईं। नगदी फसलों की कीमत बाजार पर निर्भर करती थी। यानी जितनी भी नगदी फसलें थी उनकी सारी कीमतें बाजार पर निर्भर थी। अगर वो बाजार उसका अच्छा पैसा देता था तो उनको फायदा होता था, और नहीं देता था तो उनको नुकसान होता था। यदि कीमतें गिर जाती थी तो किसानों को भारी नुकसान होता था। या अब गेहूं क्या है, अगर गेहूं के रेट मार्केट में गिर गए तो भी इतना तो है कि चल अपने खाने के लिए निकाल लेंगे या फिर आड़ पड़ोस में बेच देंगे, लेकिन ये ऐसी फसलें थी जिनका पूरा निर्भर ये बाजार पे थी। लगान समय पर देना पड़ता था, इसलिए किसान साहूकार से कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते थे और कर्ज के बोझ में फंस जाते थे। यानी बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी जो फसल है उसे उगाने के लिए वो पैसे लेते थे, बहुत मेहनत से पैसे लगाकर उसे उगाते थे, फिर उसका सही कीमत नहीं मिलती थी, इससे वो कर्ज में डूब जाते थे और कई बार गलत कदम भी उठा लेते थे। विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत में कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहां बने तैयार माल भारत में बेचा जाने लगा। यानी भारत से ही कच्चा माल निकालकर भारत में ही बेचा जा रहा है। देख लो आप, इंग्लैंड भेजा जा रहा है। इससे अंग्रेजों के व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन भारतीय किसानों और स्थायी उद्योग
को इतना अधिक लाभ नहीं मिला। यानी कैसे लाभ मिलेगा जब यहाँ से आप सस्ते में ले जा रहे हो और हमें ही फिर महंगे में बेच रहे हो। यानी जो चीज़ आपने किसी को 10 रुपए की दी और वो आपको वही चीज़ 50 रुपए की वापस दे रहा है, तो आपको इसमें फायदा कहाँ होगा, आप और कर्जे में ही डूब जाओगे। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उसे 10 रुपए की चीज़ दी है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे भी स्थिति होती थी जब वो लेना मजबूरी भी हो जाती थी। अब अन्न है, अन्न के बिना आप नहीं जी सकते, तो अन्न एक मजबूरी हो जाता है आपके लेना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव, किसानों की आय अस्थिर हो गई, खेती पूरी तरह बाजार की मांग पर निर्भर हो गई। फसल खराब होने या कीमत गिरने की स्थिति में किसानों को आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। यानी जैसे ही फसल की कीमत गिरी या फसल खराब हुई या किसी भी वजह से बाजार में वो नहीं बिकी, तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, पूरा आय का स्रोत हुआ करते थे। अकाल और भुखमरी में वृद्धि, खाद्यान्न की खेती कम होने और अंग्रेजों के कठोर कर नीति के कारण कई बार भीषण अकाल भी देखने को मिला। लाखों लोगों की मृत्यु भूख और बीमारी से हो गई। यानी खाना नहीं था, भुखमरी से लोग मर गए, बीमारी से मर गए, या फिर जो था वो इतना महंगा था कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। और इतनी कठोर नीतियां अंग्रेजों ने लगा दी कि लोगों को बेरोजगारी में ही मर जाना पड़ा। किसान आंदोलनों का जन्म, कृषि के व्यवसायीकरण और शोषण के कारण किसानों में असंतोष बढ़ गया। अब वही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले स्प्रिंग वाला उदाहरण दिया था कि आप स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही तेज उछल कर आएगी, या फिर आप एक रबर बैंड ले लो, उसे जितना तेज खींचोगे वो उतनी ही तेज, जैसे आप जब उसे छोड़ोगे उतनी ही तेज आके वो आपके लगेगा। तो वो स्थिति यही हो गई थी। यहाँ कृषकों को इतना ज्यादा शोषण का सामना करना पड़ा, इतना ज्यादा उनमें आक्रोश भर गया कि अब परिणाम ये रहा कि उनमें असंतोष बढ़ गया। इसके परिणाम स्वरूप नील विद्रोह, दक्कन दंगे व अन्य किसान आंदोलनों का जन्म हुआ। यानी वही विद्रोह जन्म लिए, यानी जो छोटे छोटे विवाद बड़े बड़े संघर्ष या विवाद बड़े विद्रोह का कारण बन जाते हैं, वो फिर ये इन आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया। यानी अब वो इसके विरोध पर थे। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे, कृषि का बाजार से जुड़ाव बढ़ा। यानी इससे कृषि का बाजार से जुड़ाव बढ़ गया। यानी इसके ऐसा नहीं है सिर्फ इस कृषि के से व्यवसायीकरण से नुकसान ही हुए, फायदे भी हुए। सकारात्मक क्या रहे कि इससे जो है लोग अपने तक सीमित नहीं रहे कि मतलब अपने खाने के लिए, अपने घर वालों के खाने के लिए बनाएंगे। अब वो आगे व्यवसाय के रूप में उनको व्यवसाय मिल जाएगा और बाहर बाजार में अन्न उपलब्ध हो जाएगा। रेल, सड़क, बंदरगाहों का विकास हुआ। अब जो अन्न है, फसलें हैं, ये कहाँ से जाएंगी, रेल, सड़क, बंदरगाहों के माध्यम से ही जाएंगी ना। तो इन सब का भी विकास हुआ, जिससे परिवहन आसान हो गया और इस परिवहन की नॉलेज भी लोगों में बढ़ने लगी। कुछ क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीकी, सिंचाई तकनीकी, सीमित संसाधनों का उपयोग करने लगा। यानी अब धीरे धीरे तकनीकी भी बढ़ रही थी। ये सब उसी का परिणाम है। हालांकि इन लाभों का फायदा मुख्य रूप से अंग्रेजों और बड़े व्यापारी को मिला, सामान्य किसानों को नहीं मिला। हालांकि इनका फायदा जो है बड़े किसानों या अंग्रेज वर्ग को मिल रहा था, लेकिन इन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि अब वर्तमान में स्थिति अब बदल चुकी है। अब अंग्रेज नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, तो अब किसानों को जब हम मार्केट से जोड़ते हैं तो उनको लाभ मिलता है बहुत सारी स्थितियों में। निष्कर्ष, अंग्रेजों के अधीन कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय किसानों के लिए अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटा, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, कर्ज और अकाल बढ़ गया तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यद्यपि व्यापार और परिवहन का विकास हुआ, लेकिन लाभ भारतीय जनता के बजाय अंग्रेजी शासन को मिला। इसलिए कृषि का व्यवसायीकरण औपनिवेशिक शोषण की एक महत्वपूर्ण नीति माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं अंततः कि हम ये अंग्रेज जो है, अंग्रेजों ने जो भी किया, हालांकि किया तो अपने फायदे के लिए था, लेकिन उसने आगे के लिए एक नींव रख दी थी। एक नींव, जब हम एक घर बनाते हैं उसकी नींव रखते हैं ना, वैसे ही एक नींव रख दी गई थी, जिससे क्या हुआ कि हम आगे बाजार से कृषि जुड़ने लगी, व्यापार उद्योगों में फायदा हुआ, रेल परिवहन में फायदा हुआ। लेकिन इसका ज्यादातर फायदा उस समय अंग्रेजों और बड़े व्यापारियों को ही देखने को मिल रहा था, छोटे किसानों को इसका प्रभाव नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए। यानी भारत में उपनिवेशवाद किन किन चरणों से होकर गुजरा, उनके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। यानी आप जो एक देश है दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो शक्ति है उसे स्थापित करना चाहता है। उसके संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। यानी जो भी उसके वहाँ संसाधन है, उपयोगी चीजें, उनका उपयोग अपने फायदे के लिए करता है। भारत में
उपनिवेश मुख्य रूप से विकास अंग्रेजों के शासन के दौरान हुआ था, यानी अंग्रेज जो थे, अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा तो कैसे वो भारत की चीजों को बेच रहे थे, वैसे ही उपनिवेशवाद में अंग्रेज जो है अपने विकास के लिए काम कर रहे थे। अंग्रेजों ने पहले व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश पर अपना शासन स्थापित कर दिया। भारत में उपनिवेशवाद का मुख्य रूप से 4 चरणों में बांटा गया है। इन 4 चरणों में हम देख सकते हैं, पहले शुरुआत उन्होंने व्यापार से की कि हम व्यापार है, फिर कुछ कंपनियां खोली, कहीं कोलकाता में खोली, कहीं साउथ में खोली, कहीं अलग अलग जगह पे अपने जो कंपनियां हैं उनका विकास किया, व्यवसाय शुरू किया, लेकिन धीरे 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 करके उन्होंने पूरे शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। इसके 4 चरण रहे। पहला है व्यापारिक उपनिवेशवाद 1600 से 1757 तक। इस चरण में अंग्रेज केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने व्यापार करने का अधिकार मिला था। वह सूरत, मद्रास, बंबई, कोलकाता के व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्रियां उन्होंने स्थापित की थी। यानी पहला चरण जो था उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, व्यापार के उद्देश्य से वो यहाँ आए थे। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, ये उनकी जो मुख्य कंपनियां खोली थी उन्होंने सूरत, मद्रास, मुंबई, कोलकाता जैसे स्थानों पर खोली थी। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? मसाले, कपड़ा, रेशम और अन्य वस्तुओं का व्यापार इन्होंने किया। भारतीय शासकों में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, मतलब भारतीयों के जो सामान है उनको व्यापारिक सुविधाएं उन्होंने प्राप्त की। राजनीतिक मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप वो करते थे। यह चरण आगे चलकर अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का आधार बन गया। हालांकि ये चरण में इतने फायदे भारत को ही हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में घुसते चले गए। राजनीतिक विस्तार का चरण जहां 1757 से 1813 तक, 1757 प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की शक्ति तेज हो गई। यानी अब वो बंगाल के नवाबों से जीत चुके थे। बहुत स्थिति में यहाँ पे भी बंगाल के नवाब से लड़ाई हुई थी। यहाँ पे तीन शक्तियों के साथ अंग्रेजों ब्रिटिश शासन की लड़ाई हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, ये ही जीते हैं, अंग्रेज ही जीत गए, तो उनसे उनका प्रभुत्व और बढ़ गया। उन्होंने कई भारतीय राज्यों को ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या मुख्य विशेषताएं रही? तो बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, यानी बंगाल उनके अधीन हो गया। सेना और प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ गया। भारतीय राजाओं के बीच फूट डलवा दी, अपना लाभ उठाया। यानी उनके दरबार में वो जाते थे और अपनी एक जगह बना लेते थे और राजाओं के मन में एक दूसरे के प्रति जो है फूट डालने का वो काम करते थे, जिसका लाभ वो खुद अपने उठाते थे। करों के माध्यम से अधिक धन एकत्र किया करते थे, यानी कर वगैरह से अपना ज्यादा धन लेते थे। इस चरण में अंग्रेज व्यापारियों से शासक बन चुके थे। अब वो व्यापार से सीधा शासक की स्थिति में पहुंच चुके थे। औद्योगिक एवं आर्थिक शोषण का चरण 1813 से 1858 तक। 1830 में चार्टर अधिनियम के बाद भारत अंग्रेजी उद्योग के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा, वहां से तैयार माल भारत में बेचा जाने लगा। यानी जो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उद्योगों को बहुत बड़ी मात्रा में भारत में स्थापित कर दिया, बाजार को बढ़ा दिया। इससे कच्चा माल बाहर जाने लगा और बना बनाया माल भारत में महंगे दामों पर बेचा जाने लगा। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, यानी जो भारत के अपने खुद के स्वदेशी उद्योग थे वो खत्म हो गए। कृषि व्यवस्था का व्यवसायीकरण हो गया, यानी कृषि अब अपने तक सीमित नहीं थी, बाजारों तक जुड़ चुकी थी। किसानों पर भारी करों का बोझ पड़ गया, क्योंकि कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ अंग्रेजों और बड़े किसानों ने उठाया, तो उससे छोटे किसानों को कर और भुखमरी का सामना करना पड़ा। धन का निरंतर इंग्लैंड में प्रभाव हो रहा था, यानी धन का निकास इंग्लैंड में बढ़ता जा रहा था। इस चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों के हित के अनुसार बदल दिया, यानी पूरी अर्थव्यवस्था अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का चरण 1858 से 1947, यानी आजादी तक। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कम हो गया और ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। प्रशासन का केंद्रीकरण हो गया। रेल, डाक, तार, सड़क जैसी सुविधाओं का विकास हुआ। इनका उद्देश्य अंग्रेजों को ही मिला था। उस टाइम पे इनका लाभ मुख्यतः अंग्रेजों को ही मिला था। शिक्षा और कानून की नई व्यवस्था लागू की गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। यानी राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति को बदल दिया, नई व्यवस्था को ले आए और अंततः स्वतंत्रता का स्वाद भारतीयों ने चख ही लिया बहुत सारे आंदोलनों के बाद। उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या रहे उसके बारे में जानते हैं। भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प का पतन, यानी भारत के अपने उद्योग, स्वदेशी वस्तुएं, हस्तशिल्प का पतन हो गया, वो खत्म हो गई। किसानों और मजदूरों
को आर्थिक स्थिति खराब हो गई, यानी जो छोटे किसान थे, मजदूर वर्ग थे, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। आधुनिक शिक्षा और संचार का विकास हुआ, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला। भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़े परिवर्तन यहाँ देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेशवाद केवल राजनीतिक शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का व्यापक शोषण किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। यानी उपनिवेशवाद जो है सिर्फ एक राजनीतिक कारण नहीं था, बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी ये पड़ा था। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का इतना शोषण किया, इतना व्यापार में शोषण किया, इतना ज्यादा मतलब संसाधनों को बाहर भेजा गया कि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो गई। हालांकि इस काल में आधुनिक शिक्षा, संचार, राष्ट्रीय चेतना का विकास भी हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली, यानी मजबूत किया। इसलिए भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों का अध्ययन हमें भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संघर्ष को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यानी ये जो 4 चरण है, ये हमें बताते हैं कि किन कारणों से बदलाव आए, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, किन आंदोलनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी मुद्दों को इसमें उठाया गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। एक और छोटी सी टिप ये है कि अगर आप एक पेपर देने जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने लिमिटेड वर्ड दिए जाते हैं कि आपको 400 वर्ड, 500 वर्ड में ये पूरा करना होता है। यानी 4 से 5 या 6 से 7 पेज आपको ओवरऑल लिखने होते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने पेजेस एक क्वेश्चन में लिखने हैं। आपकी स्पीड पे भी मैटर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप 7 से 8 पेज पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही भरने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि आप लास्ट के क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाओगे और शायद जो नंबर आपको मिल सकते थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लिमिटेड टाइम रखना है। आपके पास वॉच तो होती है, नहीं भी होती तो टीचर आपको टाइम बताते ही हैं। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को टाइम सेट करना है कि इस मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन को टाइम नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, वहीं छोड़ देना है, फटाफट निष्कर्ष लिखना है और खत्म। क्वेश्चन मैक्सिमम कवर करना है पहले जो आपको आते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है आपकी शीट को देखे और उससे क्या हो कि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। ठीक है, तो अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे, आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो कमेंट में इंटरेस्टिंग लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा और टॉप निकालिएगा।